हाँ जी तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 5.18, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है आरएल की वैल्यू को, यानी कि इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को। वही तरीका बच्चों मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वाला, और इसके क्रॉस जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है वो भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो सीधी सी बात है, आप जानते हैं हमने क्या करना है। पहले यहाँ पे वीओसी का सोर्स यानी कि ओपन सर्किट से रिप्लेस करके लगा देना। दूसरे नंबर पर हमने इसको शॉर्ट करके आईएससी लगा देनी है। ठीक है। एक और बात आपसे यहाँ पे मैं करना चाहूँगा, अब ये बनती तो नहीं है इस वीडियो में लेकिन मुझे करनी चाहिए, कि हम ओवरऑल जो चैप्टर 5 है उससे एक दफ़ा क्या करने लगे हैं जी, अपडेट करने लगे हैं। प्रीवियस वीडियोस जो थी वो मेरे प्रीवियस कंसेप्ट पे मबनी थी, यानी कि उनके अंदर इतना खास आपको समझ नहीं था आना, कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। डेट्स वाई मैंने ये सोचा कि आपके लिए मेहनत की जाए और एक न्यू कंसेप्ट के साथ दोबारा से वीडियोस बनाई जाए। ठीक है। तो ये 5.18 जो है ये न्यू कंसेप्ट के साथ ही है, इसकी कोई मसला नहीं है। तो लिहाजा जो प्रीवियस है वो एक नए कंसेप्ट के साथ अपलोड होंगी। प्रीवियस वाली वीडियोस भी पड़ी रहेंगी चैनल पे, लेकिन वो उनकी बजाय आप न्यू वीडियोस देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमने आरएल की जगह क्या करना है, ओपन सर्किट रिप्लेस करके लगा देना है अपना वीओसी। तो ये मैं सर्किट आपके सामने ही ड्रा कर रहा हूं, माइनस प्लस Vx/2। ये आ गया आपका 6 किलो ओम का रजिस्टर इस वायर में। और बच्चों, कुछ बच्चे मुझसे अक्सर वीडियोस में पूछने लग पड़ते हैं, सर आप कैसे अंदाज़ा लगा लेते हैं, यहाँ पे हम केसीएल लगाएं, केवीएल लगाएं, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएं या करंट डिवीजन रूल लगाएं। तो बच्चों, एक छोटा सा इसका जवाब है, कोई अंदाज़ा नहीं होता। सीधी सी बात है कि इंसान कोई भी तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को हल कर सकता है। बस वो अलग बात है कि हमें ये सेटिस्फिकेशन दिखानी पड़ती है कि कौन सा तरीका ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है। बस इतना सा इसके अंदर एक जवाब है मेरा। तो यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज सोर्स आ गया जो लगा हुआ है +-12 वोल्ट का। अब मुझे यहाँ पे नोडल एनालिसिस इजी लग रहा है, तो देखिए मैं नोडल एनालिसिस लगाऊंगा। ठीक है। तो वीओसी मैंने मालूम कर दिया बच्चों, यहाँ पे वोल्टेज वीओसी, ठीक है जी, और जो कि 6 किलो ओम के क्रॉस है। ओवरऑल आपको ये भी दिखाई दे रहा है, ज़रा गौर कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या दिखाई दे रहा है। ये भी 4 किलो ओम हो गया। ये इसके क्रॉस वोल्टेज आ गए ±Vx, और ये आगे 12 वोल्ट। अब बच्चों ज़रा गौर करो, वीओसी ओवरऑल पैरेलल में, ओवरऑल इस पूरी वायर के वोल्टेज है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अगर वीओसी यहाँ पे वीओसी वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ पे भी वीओसी होंगे, यहाँ पे भी वीओसी होंगे। ओवरऑल हर एक जगह पे वीओसी वोल्टेज पैरेलल में सेम होंगे, यानी इस पूरी वायर में जो वोल्टेज है ना ओवरऑल वो वीओसी है। इस पूरी वायर के अगर वोल्टेज की बात की जाए तो वो भी वीओसी होंगे। इस इतनी पूरी वायर की बात करूँ वो भी वीओसी वोल्टेज होंगे, क्योंकि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहते हैं, करंट डिवाइड हो जाती है। और सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं, करंट सेम रहती है। ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। ओवरऑल मैं आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करूंगा ताकि आपको कोई मसला ना आए। देखिए, हम नोड सबसे पहले ले लेंगे। नोड उस पॉइंट को कहा जाता है जहां पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो, तो हम बाइनरी नोड कंसिडर नहीं करेंगे, यानी बाइनरी नोड उस पॉइंट को कहा जाता है जहां पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है। तो हम हायर नोड कंसिडर करेंगे। ये देखिए, ये एक हायर नोड है, यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 2 रजिस्टर्स की, एक तीसरे रजिस्टर की। तो लिहाजा ये हायर नोड हो गया। यहाँ पे हम V1 वोल्टेज ले लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये एक बाइनरी नोड बनता था लेकिन हमने इसको कंसिडर नहीं करना। उसके बाद ये भी एक बाइनरी नोड बनता था, 2 चीज़ों की वायर अटैच थी, तो हमने इसको भी कंसिडर नहीं करना। उसके बाद लास्ट में जो चीज़ रह जाती है वो है एक ग्राउंड का नोड, यानी यहाँ पे एक पूरा सरफेस नोड नीचे की तरफ बनता है जिसको हमने ग्राउंड कर देना, क्योंकि नोडल एनालिसिस टेक्निक में उस वक्त तक हम ये टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक ये ग्राउंड ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारे 0 वोल्ट हो गए। ठीक है बच्चों। तो चले अप्लाई करते हैं नोडल एनालिसिस टेक्निक। तो ज़रा गौर कीजिएगा, अब हम यहाँ पे केसीएल अप्लाई करेंगे हमारे नोड 1 पे, क्योंकि हमारे पास एक ही नोड है। लेकिन उससे पहले भी एक काम करना बनता है, वो है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो लिहाजा उससे पहले क्या काम है जी, कि हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है। डिपेंडेंट सोर्स की इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी, जिस चीज़ पे वो डिपेंड कर रहा है वो देखें Vx की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ये सोर्स Vx/2, डायमंड शेप में जो सोर्सेज होते हैं वो डिपेंडेंट सोर्स ही होते हैं। ओवरऑल इसकी इक्वेशन से भी हमें नज़र आ जाता होता है। ठीक है। तो देखो बच्चों,
वी एक्स की इक्वेशन इस रेजिस्टर से बनेगी। अगर हम वी एक्स की इक्वेशन लिखना चाहें तो देखें, जिस तरफ इसका पॉजिटिव पोल है वो वाले वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे, जिस तरफ इसका नेगेटिव पोल है वो वाले वोल्टेज माइनस में लिखे जाएंगे। तो वी एक्स की ओवरऑल बहरहाल जो इक्वेशन आ जाएगी, वी एक्स इज इक्वल टू, देखें पॉजिटिव पोल है इसका 12 की तरफ, नेगेटिव पोल है वी वन की तरफ, तो ये आ जाएगा 12 माइनस वी वन। ठीक हो गया, ये इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करें, नोड 1 के ऊपर KCL अप्लाई कर दें। KCL मीन्स किरचॉफ करंट लॉ। हर चीज़ की हमने करंट लिखनी है। करंट बच्चों अगर किसी वायर की आपको नहीं पता तो I इज इक्वल टू वी आर फार्मूला लगा दें, ओहम्स लॉ। अदरवाइज आप ये भी चीज़ जानते हैं कि KCL कहता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो इस साइड पे हम लेफ्ट लिविंग करंट लिखेंगे, इस साइड पे एंटरिंग करंट इज इक्वल टू के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस वायर से लिखनी स्टार्ट करते हैं। हमें इस वायर की करंट नहीं पता तो मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, बाहर निकालता हूँ इस नोड में से। अब कुछ बच्चे यहाँ पे निशान लगा देते होते हैं। बच्चों ये एक कंसेप्ट है, दिमागी टेक्निक है, दिमाग के अंदर आप सब कुछ कर रहे हो ना कि दिमाग के बाहर। तो ऐसे आपने निशान नहीं लगाना, वो आप ऐसे फिर नेक्स्ट स्टेप में जाके आगे जाके फंस जाते होते हो। अक्सर फिर पूछते हैं सर यहाँ पे कैसे होगा, अब हमें समझ नहीं आ रहा। तो उससे बचने के लिए आपने निशान नहीं लगाना, सारा दिमाग में हल करो। देखो मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, तो करंट जहाँ से लीव करती है उसी वक्त आपने लिख देना V1 माइनस। इसने V1 में से लीव किया, डेट्स वाई उसी वक्त हमने लिख दिया V1 माइनस। आगे ये जाके एंटर करती है पॉजिटिव पोल में, तो लिहाजा ये लिखे जाएंगे +12। तो ये +12 लिखा गया, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस ही होता है तो माइनस ही रह गया। आगे फिर ये करंट आगे गई साइड, आगे फिर से माइनस हुआ क्योंकि करंट यहाँ से लीव हुई। करंट ने उस वक्त तक कह ले अपना काम पूरा नहीं करना जब तक वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच जाती। तो यहाँ से आके ये ग्राउंड के अंदर एंटर होगी, डेट्स वाई 0 आ गया और ये अपनी जगह पे मुकम्मल होगी इक्वेशन, और बटे में आ जाएगी। जो रेजिस्टेंस इसको रास्ते में देखने को मिली वो थी 4K, ये वाली रेजिस्टेंस। अब बात आती है इस वायर की, तो यहाँ पे भी मुझे देखे इसकी करंट नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ इसमें से करंट लीव करवाता हूँ। V1 में से लिविंग करंट है तो इसी साइड पे लिखी जाएगी, V1 में से लीव हुई, डेट्स वाई V1 माइनस आ गया। तो करंट आगे जाके इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है Vx/2 के, तो ये लिखा जाएगा -Vx/2। जब मैं यहाँ पे -Vx/2 ब्रैकेट के अंदर बच्चों लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, डेट्स वाई ये बन जाएगा +Vx/2। तो ये आ गया Vx/2। ठीक हो गया जी। उसके बाद करंट जाके ग्राउंड में एंटर कर जाएगी, तो लिहाजा ये -0 ही आ गया ना, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता आ जाके वही -0 ही ख़त्म हो जाता है। तो 4 किलो हमें रास्ते में रेजिस्टेंस देखने को मिली। उसके बाद ये वाली वायर रह जाती है। तो इस वायर की अगर बच्चों इक्वेशन लिखना चाहे तो क्या होगा, V1 में से करंट को लीव करवाएंगे, V1 माइनस, आगे 0 आएगा क्योंकि ये 0 में ही डायरेक्ट जाके एंटर करेगी, और V1/6 ही आ जाएगा। तो ये आ गया V1/6 किलो इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई एंट्री करंट देखने को नहीं मिली। ठीक है जी, ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अब इसका एलसीएम क्या बनता है, इसका एलसीएम बनता है 12K। 12K के साथ पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दे ताकि इसका बटा खत्म हो जाए। तो यहाँ पे जब 12 के ज़रब खाएगा, K से कैंसिल, 4 एक बार 4, 3 बार 12, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3V1 माइनस 36, और उसके बाद 0 का तो 0 ही रह गया। यहाँ पे भी क्या होगा जी, 12 के जब ज़रब खाएगा, K से कैंसिल, 4 एक बार 4, 3 बार 12, 3 ऊपर ज़रब खा जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3V1 प्लस 3Vx/2। तो 3/2 हो गया और Vx साथ में, Vx की जो वैल्यू थी वो पुट कर दो, वो क्या थी 12 माइनस V1, तो ये आपने पुट कर दी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आगे प्लस V1/6x था, तो सॉरी 6K था, इसके साथ जब 12 के ज़रब होगा तो K से कैंसिल, 6 एक बार 6, 2 बार 12, 2V1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब V1 वाले इकट्ठे कर लो, देखो क्या बनता है। V1 3 कितना हो गया, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 में से कुछ माइनस भी होना, तो 8 में से माइनस कर दे 3/2, 8 माइनस 3/2, ये आपका कैलकुलेटर ही आपको करके दे देगा। तो ये बच्चों मुझे देता है 13/2, मतलब कि 6.5 V1। ठीक है, 6.5 V1 आपका आ गया। अभी कांस्टेंट हमने तय नहीं किया क्या बनता है, देखो -36 ये आएगा, 2 एक बार, 2 6 बार 12, 6 3 बार 18, ऐसे ही आएगा ना जी, बिल्कुल। ये आ जाएगा 18 जमा 18, तो वो बनेगा -36 जमा 18 -18, -18 दूसरी जानिब जाके क्या हो गया, +18। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी 18/6.5, तो ये कितनी आ जाएगी, 18 डिवाइडेड बाय 6.5, तो ये बच्चों मेरे पास आ रही है वैल्यू 2.76। तो 2.76 वोल्ट आपके V1 की वैल्यू आ गई। अब देखें, अगर हम VOC की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो VOC भी एज अ सुपर नोड की इक्वेशन की तरह हम वर्क करवाएं, तो इसका पॉजिटिव पोल V1 की तरफ है, VOC इज इक्वल टू, देखें
इसका पॉजिटिव पोल V1 की तरफ है तो V1 प्लस में लिखा गया, माइनस का पोल इसका जो नीचे वाला नोड है माइनस का पोल उस तरफ है यानी कि ग्राउंड के पोल की तरफ। तो डेट्स वाई ये वाला नोड जो है ये माइनस इसमें से होगा 0 वोल्ट। तो क्या इक्वेशन आ गई, VOC इज इक्वल टू V1 जो कि 2.76 वोल्ट है। तो ले जी ये आपका VOC फाइंड आउट हो गया। अब हम ISC को फाइंड आउट करेंगे। तो ISC के तौर तरीके में हमने क्या करना है बच्चों, बस RL की जगह हमने एक शार्ट वायर लगा देनी है और ISC को उसमें फ्लो करवा देना है। तो वो मैं सर्किट को ड्रा करता हूँ फिर हम बात करते हैं। हाँ तो बच्चों ये देखो मैंने सर्किट को ड्रा कर दिया, ठीक है जी। ये RL के पोल मैंने ओपन छोड़े हुए हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक शॉर्ट वायर यहाँ पे कनेक्ट करवानी है और उसमें ISC को फ्लो करवा देना। तो ये देखिए ये मैंने शॉर्ट वायर को कनेक्ट करवाया और ISC डाउनवर्ड मैंने फ्लो करवा दी, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमें नोडल एनालिसिस की टेक्निक इतना खास वारे में नहीं पड़ती। उसका क्या मतलब कि वजह क्या है वो आपको बताता हूँ। देखो अगर हम नोडल एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे मुझे नोड बनाने पड़ेंगे। एक नोड चलो यहाँ पे बन गया, ये ओवरऑल सरफेस नोड हो गया, मतलब कि इसने दो नोड्स को घेर लिया क्योंकि इनके दरमियान में कोई रेजिस्टर नहीं आ रहा। तो देखो होगा क्या, होने को एक ही बात है बच्चों, जब मुझे इस वायर की करंट लिखनी पड़ेगी तो मैं डायरेक्ट ISC तो लिख नहीं सकता क्योंकि ISC इज अ वेरिएबल करंट विच डिस्टर्ब्स अस, ठीक है, यानी कि एक वेरिएबल करंट है जो हमें डिस्टर्ब करेगी। दैट्स वाई इसकी ना तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मौजूद है जिसकी मदद से मैं ओहम्स लॉ लगा के उसकी इक्वेशन लिख दो, तो लिहाजा मुझे नोडल एनालिसिस टेक्निक और यहाँ पे वारे में नहीं पड़ेगी, मतलब कि इज नॉट सूटेबल। दैट्स व्हाई वी यूज लूप एनालिसिस टेक्निक। तो बच्चों इस तरह से अंदाजा लगाया जाता है कि कौन सी टेक्निक कहाँ पे काम आती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लिहाजा यहाँ पे हम लूप एनालिसिस टेक्निक के थ्रू क्या करते हैं, करंट्स को फ्लो आउट करवा देते हैं। देखिए करंट्स को फ्लो करवाना मीन्स कि हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट्स लेनी होती है ना। तो यहाँ पे 3 लूप्स नजर आ रहे हैं साफ साफ। तो ये I1 आ गई, ठीक है जी। ये I2 करंट हमारी आ गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सब करंट्स को होना चाहिए। ये हमारी I3 आ गई। I3 इज आल्सो इक्वल टू ISC, तो डायरेक्ट IS ही इसको नाम दे देते हैं क्योंकि देखिए डायरेक्शन भी सेम थी और दूसरा हमें नाम इसको डिफरेंट देने की ज़रूरत नहीं है। बाद में हमने I3 इज इक्वल टू ISC करना, तो लिहाजा हम डायरेक्ट ISC को ही फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है जी। तो लिहाजा चले आए स्टार्ट करते हैं। इनके ऊपर KVL लगाएंगे क्योंकि लूप एनालिसिस टेक्निक का डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है वो KVL से होता है। और KVL बच्चों क्या कहता है, KVL मीन्स हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखना। तो लिहाजा हम सबसे पहले KVL लगाएंगे लूप 1 के ऊपर। तो चले स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट करें। तो देखो बच्चों सबसे पहले जो हमें यहाँ पे जो तंग करने वाली चीज़ है वो है एक डिपेंडेंट सोर्स जो किसी चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, जैसे कि प्रीवियस में था Vx/2। तो Vx की इस दफ़ा इक्वेशन लिखी जाएगी ओहम लॉ की ही मदद से, लेकिन KVL की फॉर्म में। KVL की फॉर्म में मीन्स के I करंट के लिए या वोल्टेज के लिए कह सकते हो, ठीक है। तो Vx की क्या इक्वेशन बनेगी ज़रा देखें, Vx इज इक्वल टू, अब I1 इसमें से फ्लो करता है जब इस रेजिस्टर में से, तब इसमें वोल्टेज पैदा होता है और ये इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करता है। डेट्स वाई ये लिखे जाएंगे 4K प्लस I1, यानी कि ये नहीं कह रहा मैं कि 4K में प्लस I1 होगा, मतलब कि I1 प्लस में लिखी जाएगी, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। तो चलो अब KVL लगेगा, ठीक है जी। तो जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करते हैं, तो ये -12 आ गया। मजीद आगे बढ़ते हैं तो 4 किलो ओम का रजिस्टर आता है। तो इसकी हम किस तरह से वोल्टेज लिखेंगे, 4K I1। उसके बाद ये वाला रजिस्टर आता है। तो देखो बच्चों इसके अंदर आप 2 करंट्स फ्लो करने से तब इसमें वोल्टेज पैदा होता है, एक I1 और दूसरी I2। तो लिहाजा यहाँ पे इस 4 किलो ओम में 2 करंट्स फ्लो कर रही हैं। जिस लूप के ऊपर बात हो रही होगी हम उसकी करंट को पॉजिटिव रखेंगे। इसी तरह से हमारा लेवल जो है फिर क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो लिहाजा I1 के ऊपर हम KVL लगा रहे हैं इस वक्त। तो डेट्स वाई I1 को हम पॉजिटिव रखेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास इस तरह से, इसके वोल्टेज 4K इंटू I1 माइनस I2। अब ये माइनस में ही क्यों लिखी गई और ये मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि देखो बच्चों I1 जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, I2 को देखा जाए तो ये अपवर्ड जाती है, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। तो लिहाजा अपोजिट डायरेक्शन हो गई। आगे देखो ये इसके नेगेटिव पोल में करंट एंटर करते हैं तो लिखे जाएंगे -Vx/2। Vx की आप डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख दो 4K I1/2, यानी कि -Vx/2 ही लिखा गया, लेकिन Vx की मैंने इक्वेशन पुट कर दिया इज इक्वल टू 0। चक्कर मुकम्मल हो गया। तो लिहाजा देखें क्या होगा जी, ये 2 1s are 2 2s are 4। अब ये क्या आ जाएगा ज़रा गौर कीजिएगा, 2K 4K, पहले I1 की आप लिख लें 4K प्लस 4K 8K माइनस 2K। तो 8 में से 2 माइनस किया 6 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 6K I1। उसके बाद I2 का एक वेरिएबल यहाँ पे मौजूद है, वो आ जाएगा -4K I2।
और जो बच्चों आई एस सी है, आई एस सी भी तो इसमें इंक्लूड है लेकिन वो इस इक्वेशन में नहीं है, तो आप लिख दें 0 के आई एस सी, ठीक है, 0 के आई एस सी, ताकि आप जब मैट्रिक्स में पुट करो तो कोई मसला ना आए, ठीक है। 0 के आई एस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 दूसरी जानब जाके +12 हो जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। ये मैंने डायग्राम के अंदर ही लिख दिया, कोई इससे फ़र्क पड़ता, हमारा लूप 1 तो कवर हो गया। अब देखो बच्चों, बात आती है अपनी इक्वेशन यानी कि लूप 2 की, तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो आपने लिखना अप्लाई केवीएल एट लूप 2। ये सारे अब आप काम कर सकते हो क्योंकि इस काबिल मैंने आपको बना दिया है, तो लिहाजा ये काम आपने खुद करना है। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये आएगा +Vx/2, +Vx/2। मैंने ये स्टेप छोड़ दिया इस दफ़ा क्योंकि मैंने पहले ये स्टेप छोड़ा था, अब चले आपके लिए लिख ही दिया है। तो उसके बाद 4 किलो ओम में से अब ये करंट एंटर करेगी, तो देखें फिर से 2 करंट्स पास कर रही है, एक 4K में से I1 पास कर रही है, एक I2। वही बात कि I1 नीचे जा रही है, I2 देखें ऊपर की तरफ जा रही है। डैट्स वही एक्शन और रिएक्शन वाली कंडीशन है। तो न्यूटन के लॉ के मुताबिक हम एक को प्लस में लिखेंगे, एक को नेगेटिव में लिखेंगे। तो प्लस को लिखना है जिस लूप के ऊपर केवीएल लग रहा है, लूप 2 के ऊपर केवीएल लग रहा है, डैट्स वाई I2 माइनस I1 इस दफ़ा आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन होती है असल में अप्लाई एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे आ जाएगा आगे 6 किलो ओम का रजिस्टर। तो यहाँ पे भी देखें 2 करंट्स पास कर रही हैं, एक I2 जो कि डाउनवर्ड जा रही है, ISC ऊपर की तरफ जा रही है, एक्शन रिएक्शन कंडीशन। लेकिन लूप 2 के ऊपर केवीएल, डैट्स वाई I2 पॉजिटिव और ISC नेगेटिव। तो ये आपके पास आ गई दूसरी इक्वेशन मुकम्मल तौर पे, क्योंकि हम वहीं पे आ गए जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया। अब देखें पहले आपने I1 की वेरिएबल लिखना जो कि है -4 के I1 बनता है। इस पूरी इक्वेशन को देखा जाए -4 के I1 तो नहीं बनता, और इसमें से भी कुछ निकलना था, चलो यार वो निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद देखें जब Vx की जगह हम पुट करना था हमने 4 के I1, तो क्या होना था 2 1 2 2 4, यानी ये आ जाना था +2 के I1। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ +2 के I1। नेक्स्ट स्टेप एक कर लेंगे इसके लिए, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया जी। उसके बाद I2 वाले देख लें, 4 के I2 +6 के I2, ये हो जाएगा 10 के I2। उसके बाद ISC रह जाता है, तो वो आ जाता है -6 के ISC इज इक्वल टू 0। अभी इसको इक्वेशन 2 बनाते हैं सही इसकी तरतीब करके। ये बन जाएगा 2 के I1 प्लस 10 के I2 माइनस 6 के ISC। तो लिहाजा 10 के I2 उसके बाद -6 के ISC इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट लूप रह गया बच्चों ये वाला, जो अप्लाई केवीएल एट लूप 3 आपने कर लेना है। तो उसकी इक्वेशन देखें किस तरह से बनेगी ज़रा। 6K में से ही सिर्फ इसमें एक ही रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये 6 में से ISC पास करेगी, तो इसमें से 2 करंट पास करिए, ISC को हम पॉजिटिव रख लेंगे, ISC माइनस I2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये कंडीशन आ गई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सादा कर लें। नेक्स्ट स्टेप मैं यहीं पे करने लगा हूँ। देखें I1 इसमें मौजूद नहीं है, तो 0 के I1 आपने खुद से लिख देना, ठीक है, ताकि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो तो आप सबको पता हो कैसे करना है। उसके बाद I2 तरतीब के अकॉर्डिंग लिखना, -6 के I2, ठीक है जी, और लास्ट में 6 के ISC इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है जी। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं और कैलकुलेटर पे इसको कैसे हल कर लेते हैं, ये सारा तरीका मैंने एग्जांपल 3.1 में बताया हुआ है, जो कि इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, तो आपने जाके लाजमी देख लेनी है। यहाँ पे मैं उसको दोबारा से बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 के कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे। देखें सबसे पहला कॉन्स्टेंट 6K, दूसरा -4K, तीसरा 0K, उसके बाद ये -2K, फिर 10K, फिर -6K, ठीक है जी। और फिर इसकी बारी आती है इक्वेशन के 0K, फिर -6K, फिर 6K। उसके बाद अब हम कांस्टेंट लिखेंगे यहाँ पे कॉलम वाइज। सबसे पहले था I1, फिर था हमारा I2, फिर था ISC, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास इस साइड पे हमारे जो कांस्टेंट है इक्वल टू की दूसरी साइड पे। पहले में 12 है, दूसरी इक्वेशन में 0 है, तीसरी में भी 0 है। तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमें तीनों की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, I1 की भी, I2 की भी और ISC की भी। और गरज सिर्फ हमें ISC की वैल्यू से, आप इतना तो जानते ही हैं, ठीक है जी। ये कैसे पुट करना है, कैसे हल होना है, ये सारा आपने जानना है। किसको देख के, मैंने अभी पहले भी रिपीट किया है, एग्जाम्पल 3.1 को देख के। तो बच्चों ये हमारे पास करंट्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। फर्स्ट करंट की वैल्यू आई है 3 मिली एम्पेयर, इन दोनों की आई है 1.5 मिली एम्पेयर, ठीक है जी।
ये थ्रू कैलकुलेटर खुद ब खुद आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो अब मुझे ISC की वैल्यू भी पता है, VOC की वैल्यू भी पता है, तो मैं इन दोनों की वैल्यू की मदद से R थेवेनिन्स निकाल लूँगा। ठीक है, R थेवेनिन्स, ना कि अभी R लोड रेजिस्टेंस अभी निकली है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। R थेवेनिन्स हमारे पास कितनी है, VOC ओवर ISC। 2.76 और करंट कितना है, 1.5 मिली। तो इसको आप क्या करेंगे जी, डिवाइड करके चेक कर ले। 2.76 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये बच्चों आ जाता है 1.84 किलो ओम रेजिस्टर। ठीक है जी। तो अब हम इसका सर्किट ड्रा करेंगे बच्चों। आप चाहो तो VOC के अकॉर्डिंग यानी कि थेवेनिन्स स्नेलियो के अकॉर्डिंग इसको ड्रा कर दो। तो मैं जो स्नेलियो है वो थेवेनिन्स का ही अप्लाई करने वाला वोल्टेज सोर्स के साथ इसको सीरीज में अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, VOC जिसकी वैल्यू कितनी है, 2.76, और ये R थेवेनिन्स की वैल्यू जो कि 1.84 किलो ओम है। अब आपको पता है कि हमें चाहिए मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर उस वक्त ही होती है जब हमारी जो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है वो ओवरऑल रेजिस्टेंस के बराबर हो, मतलब कि उनके ओवरऑल कॉम्बिनेशन से जो टोटल रेजिस्टेंस निकलती हो। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगा है, तो इसका मतलब RL डायरेक्ट बराबर होगा R थेवेनिन्स के, और यही हमारे पास इसकी भी वैल्यू होगी 1.84 किलो ओम। अब आप इजीली क्या कर सकते हो, देखो RL की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी मालूम कर लिया, अब आपने सिर्फ पावर मालूम कर लिया। तो पावर का फार्मूला आपको पता है, इन द केस ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टर एक ही होता है, वो होता है हमारे पास VRL का स्केयर ओवर RL, यानी कि V का स्केयर ओवर R, यही होता है फार्मूला। तो वैल्यूज पुट कर दो जो कि 2.76 है। इसके वोल्टेज तो हमें अभी इसके मालूम करने हैं, वो कैसे करेंगे देखें। अभी हमें RL के वोल्टेज नहीं पता, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है मुझे उनके बारे में नहीं पता, VRL वो मुझे मालूम करने होंगे। किस तरह से मुझे मिलेंगे बच्चों, इतना तो आप जानते हो, यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई होगा। तो चले VRL मालूम करने के लिए वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं। इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगी जो कि R थेवेनिन्स है 1.84। ठीक है जी, बटे में आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी ब्रांच की प्लस जो दूसरी ब्रांचेस के रेजिस्टर यहाँ पे मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज जो कि VOC है 2.76। ओवरऑल ये हमारे पास आ जाएगा, देखते हैं कितना। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 1.38 वोल्ट। ठीक है जी। अब ये मुझे इसके वोल्टेज का पता है, तो 1.38 का स्केयर आना है ओवर RL की कितनी वैल्यू है जी, 1.84 साथ में K। तो देखते हैं ये कितनी आती है। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई है 1.035 मिली वाट। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।